इस वीडियो में हम निशेष घटनाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। आइए एक पासा फेंकते हैं और एक पासा फेंकने पर हमें एक प्रतिदर्श समष्टि S, जिसे हम इंग्लिश में सैंपल स्पेस S कहते हैं, वह मिलने वाला है। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाने वाले हैं। तो यदि इस प्रतिदर्श समष्टि को हम यहां पर दर्शाते हैं तो देखिए किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से यह प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगा और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट्स आ जाने वाले हैं। तो चलिए अब यहां पर हम कुछ घटनाएं लेते हैं। तो मैं यहां पर 4 घटनाएं लेने वाला हूं। तो मान लीजिए सबसे पहले घटना A है, जिसके अनुसार 1, 3, 5 ये तीनों आते हैं। तो जब भी इन तीनों में से कुछ भी इस पासे पर आएगा तो हम कहेंगे कि घटना A घटित हो रही है। तो यहां पर यदि हम इसको निरूपित करना चाहें तो किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, देखिए 1, 3, 5 यह क्षेत्र घटना A को निरूपित करेगा। अब मान लीजिए इसी प्रकार की एक घटना B है, जिसके अनुसार 2, 3 ये दोनों आते हैं। तो घटना B को यदि हम यहां पर दर्शाते हैं तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए एक घटना C है, जिसके अनुसार 2 व 4 आते हैं। तो यहां पर इस घटना को भी हम निरूपित कर लेते हैं। तो 2 व 4 को इस प्रकार से निरूपित कर लिया। और अब देखिए एक घटना D है, जिसके अनुसार 5 व 6 आते हैं। तो इसको भी हम इस प्रतिदर्श समष्टि में दर्शा लेते हैं। तो 5 व 6 यानी कि यह क्षेत्र आ जाएगा। अब चलिए कुछ रोचक करते हैं और यहां पर एक परीक्षण करते हैं, जिसमें हम पासा फेंकते हैं और पासा फेंकने पर हमें परिणाम W प्राप्त होता है। तो इस परिणाम W के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि यह इन 6 संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से ही होने वाला है। यानी कि परिणाम के रूप में हमें इन 6 संख्याओं में से ही एक संख्या मिलेगी और यह परिणाम हमें इस प्रतिदर्श समष्टि S के बाहर नहीं मिल सकता है। यानी ऐसी संख्या नहीं मिल सकती है जो कि इन 6 में से नहीं है। और यहां पर हम यह तो देख ही सकते हैं कि ये चारों घटनाएं मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर लेती हैं। यहां पर कुछ घटनाओं में हमें कुछ संख्याएं दिखाई देती हैं और इस प्रकार से इन चारों घटनाओं को यदि हम मिला दें तो इस प्रतिदर्श समष्टि में आने वाली सभी संख्याएं हम देख पाएंगे। तो अब क्या हम यह कह सकते हैं कि इन चारों घटनाओं में से कम एक घटना अवश्य ही घटित होती है? चलिए इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। और मान लीजिए कि हमने पासा फेंका है और पासे पर 6 प्रकट होता है। तो हम कहेंगे कि घटना D घटित होती है। और यदि पासे पर 3 आएगा तो हम कहेंगे कि घटना A एवं घटना B घटित होती है। और इसी प्रकार यदि पासे पर 4 आएगा तो हम कहेंगे कि घटना C घटित होती है। अब पासे पर कुछ भी आए, हम कहेंगे कि पासे पर जो भी आ रहा है उससे इन चारों घटनाओं में से कम एक घटना तो अवश्य ही घटित होती है। तो यहां पर हम यह इतने आत्मविश्वास से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि एक साथ ये सब कुछ संभव समावेशित करती हैं। यानी कि ये चारों घटनाएं एक साथ इस प्रतिदर्श समष्टि में ये सभी संख्याएं एक साथ समावेशित कर लेती हैं। और यदि हम इसे समुच्चय संकेतन यानी कि सेट नोटेशन में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं A सम्मिलन B सम्मिलन C सम्मिलन D बराबर यह प्रतिदर्श समष्टि S। यहां पर देखिए इसे इंग्लिश में ऐसे भी पढ़ सकते हैं A यूनियन B यूनियन C यूनियन D इज इक्वल टू S, यानी कि यह संपूर्ण सैंपल स्पेस S। तो इसे इस प्रकार से समुच्चय संकेतन में कहते हैं और इसी से हमारा मतलब निशेष घटनाएं यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और यहां पर यह शब्द निशेष यानी कि एग्जॉस्टिव इसलिए आया है क्योंकि ये चारों घटनाएं साथ में मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को एग्जॉस्ट यानी कि समावेशित कर लेती हैं। यानी कि सभी संभव विकल्प समावेशित हो जाते हैं। तो निशेष घटनाओं को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए अब इनकी औपचारिक परिभाषा यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस है और अब हम इसके भीतर कुछ घटनाएं अंकित करने वाले हैं। तो मान लीजिए एक इस प्रकार से घटना है, दूसरी घटना इस प्रकार से है, एक घटना कुछ ऐसे है, एक घटना ऐसे है और यहां पर एक और घटना है और इस प्रकार से एक और घटना है। यहां पर हम यह देख पा रहे हैं कि ये सारी घटनाएं मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर लेती हैं। तो अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में
कुछ इस प्रकार की परिभाषा देख पाएंगे, जो कि औपचारिक परिभाषा है निशेष घटनाओं के लिए, कि घटनाएं E1, E2, E3, E4 इसी प्रकार से ये निशेष कहलाती हैं यदि परीक्षण किए जाने पर इनमें से कम एक घटना अवश्य ही घटित हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक साथ ये संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित करती हैं। अब कई बार क्या होता है, निशेष घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इनके मध्य हमें असमंजस हो जाती है, यानी कि कंफ्यूजन हो जाती है। और पिछले वीडियोस में हमने इन दोनों ही घटनाओं के बारे में बात कर रखी है। अब चलिए इन घटनाओं के मध्य जो अंतर यानी कि डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। निशेष घटनाएं टीम वर्क यानी कि साथ में मिलकर काम करने में भरोसा रखती हैं और ये साथ में मिलकर संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर लेती हैं। ये कहती हैं कि हम आपस में विवाद नहीं करेंगे और साथ में मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको हम निशेष घटनाएं कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सदैव एक दूसरे के साथ विवाद में लगे रहते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि यदि एक घटना हो रही है तो अन्य घटना नहीं हो सकती है और इन्हें संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि से कोई भी मतलब नहीं होता है। इन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि यदि इनमें से एक घटना, जैसे कि यहां पर 1-3 यह घटना हो रही है, तो दूसरी घटना जो 4-6 है वह कभी भी नहीं हो सकती है। ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं, यानी कि यदि इनमें से एक घटना घटित हो रही है तो यह घटना दूसरी घटना को घटित होने से अपवर्जित कर देगी। तो यह निशेष घटनाओं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं के मध्य मूल अंतर होता है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। एक साथ ये संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित करती हैं। तो यह बात तो निशेष घटनाओं के लिए है और परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए ये एक साथ घटित नहीं होती हैं। और यदि ये एक साथ घटित हो रही हैं तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होंगी। तो चलिए अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या घटनाएं निशेष एवं परस्पर अपवर्जी एक साथ हो सकती हैं? तो इसी प्रश्न को हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, यह प्रश्न है, क्या घटनाएं परस्पर अपवर्जी और निशेष हो सकती हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यह प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस है और इसके अंदर प्रतिदर्श बिंदु हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर अब कुछ घटनाओं की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक घटना A है जिसके अनुसार 1 व 3 आते हैं और इसे हमने यहां पर भी दर्शा लिया है। उसके पश्चात मान लीजिए एक घटना B है जिसके अनुसार 2 व 3 आते हैं, तो इसे भी हम निरूपित कर लेते हैं यहां पर। और एक घटना C मान लीजिए जिसके अनुसार 2 व 4 आते हैं, तो इसको भी हमने यहां पर निरूपित कर लिया है। और एक अन्य घटना D है जिसके अनुसार 5 व 6 आते हैं, तो इसे भी हम यहां पर निरूपित कर लेते हैं। अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह पता लगाइए कि इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और कौन सी घटनाएं निशेष हैं। और उसके पश्चात हम यह बात करेंगे कि इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष दोनों हैं। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो यहां पर घटना A के लिए पीला क्षेत्र है और घटना B के लिए हरा क्षेत्र है। तो क्या ये दोनों क्षेत्र आपस में अतिव्यापित होते हैं, यानी कि ओवरलैप होते हैं? तो ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। अब घटना A एवं घटना C के लिए देखते हैं। तो घटना A तो यहां पर पीला क्षेत्र है और घटना C यहां पर नारंगी क्षेत्र है, तो इनके मध्य कोई भी ओवरलैप यानी कि अतिव्यापन नहीं है। तो हम कहेंगे कि घटना A और घटना C परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर लिख लिया है। अब घटना A और घटना D के लिए देखते हैं। तो घटना A तो इस प्रकार से यह पीला क्षेत्र है और घटना D हमारा यह गुलाबी क्षेत्र है, तो इनके मध्य भी कोई ओवरलैप यानी कि अतिव्यापन नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं भी परस्पर अपवर्जी हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि A और D भी परस्पर अपवर्जी हैं। चलिए अब घटना B और घटना C की बात करते हैं। तो हरा क्षेत्र और नारंगी क्षेत्र, इनके मध्य तो अतिव्यापन है, तो ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अब घटना B और घटना D देखते हैं। तो घटना B तो यह यहां पर हरा क्षेत्र है और घटना D यह गुलाबी क्षेत्र है, तो इनके मध्य कोई भी ओवरलैप यानी कि अतिव्यापन नहीं है। देखिए यहां पर 2, 3 व 5, 6 है, तो हम कहेंगे कि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो लिख लेते हैं B और D परस्पर अपवर्जी हैं। अब घटना C और घटना D देखते हैं।
तो घटना सी तो यहां पर यह नारंगी क्षेत्र है 2-4, और घटना डी ये यहां पर गुलाबी क्षेत्र है यानी कि 5-6, और इनके मध्य भी कोई ओवरलैप यानी कि अतिव्यापन नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं सी और डी परस्पर अपवर्जी हैं। तो यह सब लिखकर हमने सभी संभव परस्पर अपवर्जी घटनाओं के युग्म लिख लिए हैं। चलिए अब निशेष घटनाओं की बात करते हैं। तो क्या ये चारों घटनाएं निशेष घटनाएं हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल, ये चारों घटनाएं निशेष घटनाएं हैं, क्योंकि ये चारों घटनाएं एक साथ मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर लेती हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी निशेष है। अब ध्यान दीजिए, क्या मैं यह कह सकता हूं कि ये चारों घटनाएं परस्पर अपवर्जी और निशेष दोनों हैं? बिल्कुल नहीं, ये चारों घटनाएं परस्पर अपवर्जी और निशेष दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात है यह जो घटना बी के अंतर्गत जो हरा क्षेत्र आ रहा है, तो यह हरा क्षेत्र इस पीले क्षेत्र और इस नारंगी क्षेत्र के साथ अतिव्यापन कर रहा है। तो इस हरे क्षेत्र के कारण हम कह सकते हैं कि यहां पर अतिव्यापन हो रहा है और ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो क्या हो यदि हम इस हरे क्षेत्र को ही हटा दें? तो मान लीजिए यह हरा क्षेत्र हट गया है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं इनमें कोई भी अतिव्यापन नहीं है, और ये सभी घटनाएं मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि अब ये कौन कौन सी घटनाएं हैं? घटना ए, घटना सी और घटना डी, ये तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और निशेष भी हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए, सी और डी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं और निशेष घटनाएं क्या होती हैं, और साथ ही साथ आप इनके मध्य का अंतर भी समझ पाए होंगे और यह भी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से घटनाएं परस्पर अपवर्जी और निशेष दोनों हो सकती हैं।